फिर आपको बताएंगे कि इसमें हमारे देश की क्या चिंता है। व्हाइट हाउस चाहे जिसके भी नाम हो, लेकिन हिंदुस्तान उसकी नीतियों के केंद्र में रहेगा। भारत है जरूरी, ट्रंप बाइडेन की मजबूरी। ड्रैगन लगाकर बैठा है घात, हवा भाप कर एलएसी बर्बाद। इस चुनाव पर चीन की भी है नजर और उसने इस उम्मीद में अगली बातचीत की तारीख तय कर दी है कि तब तक नतीजे आ जाएंगे। आपको बताएंगे क्यों। चौथे स्तंभ की फिक्र, मीडिया पर खाकी की लाठी। आज हम रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ की गिरफ्तारी का पूरा विश्लेषण करेंगे और फिर बात करेंगे ये दिवाली सिर्फ दिए वाली ही क्यों होनी चाहिए। क्या इस प्रदूषण में आप चाहेंगे कि आपके अपनों की सेहत खराब हो या फिर सिर्फ दिए वाली दिवाली मनाने का संकल्प लेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए हो रहे चुनाव में दशकों बाद ऐसा हुआ है कि काउंटिंग शुरू होने के 18 घंटे बाद भी जीत हार के नतीजे नहीं आ सके। आगे क्या होगा यह हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, राफेल की दूसरी किश्त जो है वो भारत आ चुकी है। तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। राफेल जब भारत आया है तो उसमें क्या जबरदस्त तैयारी अगर खासकर देखा जाए राफेल के लिए, पहले जब उसके पहली खेप आई थी तब की गई थी और अब ये दूसरी किश्त जो है राफेल की भारत आ गई है, ये आपको बताना बहुत जरूरी है। और खासकर ये देखते हुए कि ये सीधे डायरेक्टली फ्रांस से यहां पर पहुंची है, कहीं पे कोई स्टॉप ओवर नहीं था। पहले आधे रास्ते तक फ्रांस के जो फाइटर जेट्स हैं उसने इसको एकम्पनी किया और फिर बीच में इसकी फ्यूलिंग भी हुई है एयरबोर्न और ये सीधे फ्रांस से भारत पहुंचा है। 3 और राफेल भारत आ गए हैं। वहां पर 4 राफेल अभी और भारत को दिए जा चुके हैं, 4 से 5 राफेल, लेकिन वो अभी फ्रांस में ऑलरेडी हैं। राफेल फाइटर जेट का दूसरा बैच भारत पहुंच गया है, दूसरी खेप अगर कहा जाए तो राफेल फाइटर जेट। और पहली खेप जो पहुंची थी, आपको याद होगा अंबाला के एयरबेस पर कितना धूमधाम से उसका स्वागत हुआ था, लेकिन अभी दूसरी खेप राफेल की आ चुकी है। यानी कि कुल मिलाकर भारत के पास अभी इस वक्त करीब 8 राफेल फाइटर विमान हो चुके हैं और 5 ऐसे हैं जो उसको फ्रांस में दिए जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि अप्रैल तक भारत के पास करीब 21 राफेल आ जाएंगे, अप्रैल के महीने तक। लेकिन ये राफेल की दूसरी खेप जो भारत पहुंची है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं और ये सबसे गौर करने वाली बात है, फ्रांस से नॉन स्टॉप उड़ान भरकर राफेल भारत पहुंचा है। राफेल फाइटर जेट का दूसरा बैच जो है वो भारत आ गया है और अप्रैल के महीने तक, अप्रैल 2021 तक करीब 21 राफेल भारत में आ जाएंगे। 5 राफेल भारत को हैंडओवर किए जा चुके हैं फ्रांस में, लेकिन अभी वो फ्रांस में ही हैं। कुछ राफेल ऐसे हैं जहां पर फ्रांस की ट्रेनिंग दे रही है एयरफोर्स भारतीय पायलटों को। एक राफेल कहा जाता है वो करीब 2 F-16 के बराबर होता है, एक राफेल। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए हो रहे चुनाव में दशकों बाद ऐसा हुआ है कि काउंटिंग शुरू होने के 18 घंटे बाद भी जीत हार के नतीजे नहीं आ सके। और आगे क्या होगा इसको लेकर सस्पेंस इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने नतीजे आने से पहले ही अपनी जीत का दावा कर दिया है और इलेक्शन प्रोसेस में फ्रॉड का आरोप लगाया है। अगर वो अपने दावे के मुताबिक कोर्ट का रुख करते हैं तो नतीजे आने में लंबा वक्त लगेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव इस बार कितना पेचीदा हो चुका है ये समझने से पहले आपको बताते हैं कि अमेरिका में इलेक्टोरल कॉलेज के वोटों का कांटा कहां अटका हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्टोरल कॉलेज के 213 वोट मिले अभी तक, जो बाइडेन को 238, यानी 538 वोटों में से दोनों में से कोई भी जादुई 270 का आंकड़ा नहीं छू पाया है। अमेरिका में 50 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और वोटों की गिनती जारी है। विस्कॉन्सिन और नेवाडा में जो बाइडेन आगे चल रहे हैं, जबकि मिशिगन और पेंसिल्वेनिया में और नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, अलास्का में ट्रंप आगे चल रहे हैं। इनको की स्टेट्स कहा जाता है जहां पर ट्रंप और बाइडेन आगे चल रहे हैं। अमेरिकी समय के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने सुबह 2:30 बजे व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम में ऐलान किया कि वो जीत चुके हैं और धमकी भी दे दी कि अगर अभी भी वोट डालने का सिलसिला जारी रहा तो वो इसके खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं। उन्होंने नतीजे शुरू हो जाने से के बाद भी वोट डालने की प्रक्रिया जारी रहने को अमेरिका से धोखा करार दिया है। हालांकि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन ने भी आधी रात के बाद दिए स्पीच में
अपने समर्थकों से शांत रहने को कहा है। डेलावेयर में उन्होंने स्पीच दी जहां पर वो रुके हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि उनकी जीत हो रही है। हालांकि ये बात साफ हो चुकी है, इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के बीच कांटे की टक्कर चल रही है, लेकिन नतीजा कब तक आएगा इस पर सस्पेंस अभी भी बाकी है। इस चुनाव पर भारत की भी नजर है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ने भारत के लिए सहयोग का रवैया अपनाया है और दिखाया है, और जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संबंध बदले, भारत को अमेरिका और अमेरिका को भारत की जरूरत है। क्यों जरूरत है, इस पर आगे बात करेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि इस बार अमेरिकी चुनाव के टर्निंग पॉइंट क्या रहे और अमेरिका चुनाव में इस बार भारतीय चुनाव जैसी झलक क्यों दिख रही है। Will make America great again. Now, Sleepy Joe would say the unemployment rate in the great state of Ohio. No, you're in South Carolina. The president still doesn't have a plan. He's given up. He's quit on you. दुनिया ने इस बार अमेरिकी चुनाव का जो गिरा हुआ स्तर देखा, वो इससे पहले शायद ही कभी देखा गया होगा। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन एक दूसरे पर तीखी टिप्पणी करते रहे और भारतीयों को इस चुनाव में अपने लोकतंत्र की झलक दिखी। Now, Sleepy Joe would say the unemployment rate in the great state of Ohio. No, you're in South Carolina. Look, a pandemic doesn't play favorites, nor will I. As I said, no red states, no blue states, just the United States. I actually said the other night, I was watching him when he said about half the population wiped out with guns. I said, that's a horrible thing. That's the end of his evening. That's the end of his political career. And then after the debate, they're reviewing him. They said, Joe Biden had a great night last night. The president still doesn't have a plan. He's given up. He's quit on you. लेकिन इस चुनाव में अमेरिकी लोगों का मूड स्विंग होता रहा और मूड स्विंग होने की 4 वजह रही, जिसने अमेरिकी चुनाव में चौसर की तरह काम किया। अमेरिका एक ऐसा देश है जो राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने तक कोरोना से होने वाली मौतों के मामले में नंबर 1 बना रहा। डोनाल्ड ट्रंप भले ही अपने देश को चुनाव से पहले कोरोना वैक्सीन लाने का भरोसा दिलाते रहे, लेकिन आखिर तक वैक्सीन दिलाने में नाकाम रहे। और जो अमेरिका अपने एक नागरिक की मौत को भी गंभीरता से लेता है, वो 2.25 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना से मरते देखता रहा और इससे निपटने में लापरवाही को डेमोक्रेटिक पार्टी ने मुद्दा बनाया। Look, a pandemic doesn't play favorites, nor will I. As I said, no red states, no blue states, just the United States. I'm not going to shut down the country. I'm going to shut down the virus. ये बात अलग है कि इसी कोरोना को डोनाल्ड ट्रंप ने एक हथियार बनाया, कोरोना को चीनी वायरस बताया और चीन के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया। Why do you keep calling this the Chinese virus? Why do you keep using this? A lot of people say it's racist. It's not racist at all. No, not at all. It comes from China. That's why. It comes from China. ट्रंप ये संदेश देने में कामयाब रहे कि सिर्फ कोरोना ही नहीं बल्कि चीन भी खतरनाक है और ये खतरा इतना बड़ा हो चुका है कि इस पर काबू पाना अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती है। चीन के खिलाफ ट्रंप ने दुनिया के कई देशों को इकट्ठा किया, जिसका एक अर्थ ये था कि शायद बाइडेन इतना सख्त रुख ना अपना सके, लेकिन नस्लीय हिंसा पर ट्रंप बैकफुट पर चले गए। अश्वेत अमेरिकी नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा सुलग उठा, शहर शहर हिंसा की चपेट में आ गए। ये घटना मिनेसोटा के मिनेपोलिस शहर की थी और जॉर्ज पर काले धन के इस्तेमाल का आरोप था। बाद में आरोपी पुलिसकर्मी को हत्या और नरसंहार के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। माना जाता है कि इसके बाद बड़े पैमाने पर वोटरों का रुझान जो बाइडेन की ओर हुआ,
क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी को हमेशा नस्लीय भेदभाव के खिलाफ खड़े रहने वाला बताया जाता है और उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के तौर पर कमला हैरिस को चुनाव में खड़ा करना भी यही संदेश दे रहा था। और इसी बीच बराक ओबामा का संदेश अमेरिका में तेजी से लोकप्रिय होने लगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी इस बीच चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी और घर घर फोन कर बाइडेन के लिए वोट मांगने लगे, जिनमें सबसे ज्यादा ट्रेंड हुआ 8 महीने के बच्चे से हुई उनकी बातचीत। Hey Jax, what's going on, man? You say hi, Jackson? Hi. Do what your mom says. दरअसल ये बराक ओबामा ही थे जिन्हें अमेरिका में फैमिली वाली फीलिंग लाने वाला राष्ट्रपति कहा जाता है और जाहिर है इस बार के चुनाव में भी बराक ओबामा ने अमेरिका में फैमिली वाली फीलिंग जगाने की कोशिश की। लेकिन अमेरिकी चुनाव के दौरान ही फ्रांस पर हुए आतंकी हमले ने भी अमेरिका को सोचने पर मजबूर कर दिया। पूरी दुनिया ने देखा कि फ्रांस के नीस में एक हमलावर ने चर्च पर हमला किया। तीन लोगों की हत्या कर दी, एक महिला का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस घटना का हिंदुस्तान समेत दुनिया के हर देश पर असर पड़ा, लेकिन जानकारों को लगता है कि अमेरिका के चुनाव पर भी इसने असर डाला। रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप की हार्डलाइनर नीतियों ने बाकी बचे वोटों का ध्रुवीकरण किया। नीस में चर्च पर हमला करने वाला युवा ट्यूनीशिया से आया एक शरणार्थी था जिसका फ्रांस ने वेलकम किया, लेकिन उसी ने फ्रांस की गर्दन पर उस तरह चला दिया। अब इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलिए। 2015 में डोनाल्ड ट्रंप जब ओपन बाउंड्री को चुनावी मुद्दा बना रहे थे, तब जर्मन चांसलर ने मिडिल ईस्ट और अफ्रीका से आने वाले लाखों शरणार्थियों के लिए दरवाजा खोल दिया था, लेकिन इसका असर देखकर लिबरल दुनिया चौंक गई थी। जर्मनी के यूर्लिजेन में चाकू से हमला हुआ। हमलावर सीरिया का शरणार्थी था। बर्लिन के क्रिसमस मार्केट में ट्रक से हमला हुआ। हमलावर ट्यूनीशिया का शरणार्थी था। फ्रांस में म्यूजियम फेस्टिवल में बम से हमला हुआ। हमलावर सीरिया का शरणार्थी था। फ्रांस के मार्सियली में रेलवे स्टेशन पर चाकू गोदने की घटना हुई। हमलावर अवैध ट्यूनीशिया घुसपैठिया था। जाहिर है इन घटनाओं ने पश्चिम को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि रहम के बदले कब तक कोई सीने पर खंजर सहता रहेगा। और इसी नरम गरम नीतियों के बीच अमेरिका में वोट डाले गए, जिसका नतीजा दुनिया के सामने है। और अब फिक्र भारत और अमेरिका रिश्ते की। क्या रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने रहेंगे या डेमोक्रेट जो बाइडेन उन्हें चुनाव में मात देने में कामयाब होंगे? इसका फैसला आज होने वाली वोटिंग में हो जाएगा। इस वक्त अमेरिका में मतदान जारी है, जिसके बाद फैसले की घड़ी आएगी। हालांकि अमेरिका की वोटों की गिनती में लंबा वक्त लगता है, क्योंकि वहां हर राज्य में अपने अपने तरीके से वोटिंग और काउंटिंग होती है। बड़ा सवाल यह है कि इस चुनाव और चुनाव के नतीजे के बाद भारत अमेरिका रिश्तों में क्या बदलाव आ सकते हैं? अमेरिका से भारत की उम्मीदें क्या हैं? और हजारों किलोमीटर दूर धरती के दूसरे कोने में होने वाले इस चुनाव से आम भारतीयों पर क्या असर होने वाला है, जानने के लिए देखते हैं यह रिपोर्ट। सवाल ये कि भारत के लिहाज से डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन में कौन बेहतर अमेरिकी राष्ट्रपति साबित होंगे। विस्तार से समझें तो क्या नए शासन में कारोबार को लेकर भारत और अमेरिका के बीच जो रुकावटें हैं वो खत्म हो जाएंगी? क्या चीन और पाकिस्तान जैसे भारत के दुश्मन और विश्व शांति के लिए खतरा माने जाने वाले देशों पर नकेल कसने में अमेरिका कामयाब होगा? क्या अमेरिका की नई सरकार H-1B वीज़ा जैसे मसले पर भारत की चिंता दूर कर पाएगी? भारत और अमेरिका के रिश्तों का वर्तमान और भविष्य समझने से पहले ये सवाल भी लाजमी है कि डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन में कौन भारत के लोगों के फेवरेट है।
जहां इस मसले पर भारत को लेकर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के इतिहास और ट्रंप और बाइडेन के निजी विचारों पर बहस लगातार जारी है। अमेरिकी चुनाव से ठीक पहले जो बाइडेन के ट्विटर फॉलोअर्स में भारतीयों की तादाद लाखों में बढ़ गई तो सभी हैरान रह गए। न्यूज़ वीक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 12 अगस्त को भारतीय मूल की कमला हैरिस के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनते ही बाइडेन के ट्विटर फॉलोअर्स की तादाद करीब 7.5 लाख बढ़ गई। अक्टूबर के आखिर तक ये संख्या 1 करोड़ 10 लाख तक पहुंच गई। हालांकि जब इसकी जांच की गई तो बड़ी तादाद में इसमें ऐसे लोग शामिल थे जो भारत के ग्रामीण इलाकों से आते हैं, जहां ना तो अंग्रेजी बोली जाती है और ना ही अमेरिका की राजनीति से कोई लगाव। नतीजा ये निकला कि बाइडेन की उम्मीदवारी मजबूत करने के लिए भारत के ट्रोल फॉर्म का इस्तेमाल कर उनके ट्विटर फॉलोअर की संख्या बढ़ाई जा रही थी। आपको बता दें कि चीन को पछाड़कर अमेरिका अब भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन चुका है। डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड एंड टैरिफ वॉर के बावजूद भारत और अमेरिका के बीच कारोबार 2013 के $60 बिलियन से बढ़कर 2019 तक $90 बिलियन तक पहुंच गया है। FDI की बात करें तो भारत में अमेरिका का निवेश करीब 44.5 बिलियन तक पहुंच गया है, जबकि अमेरिका में भारत का निवेश $18 बिलियन है। ऐसे ही ऊर्जा के क्षेत्र में अमेरिका भारत का अहम सहयोगी बनकर उभरा है। 2018 के द्विपक्षीय समझौते के बाद भारत ने अमेरिका से कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस का आयात शुरू कर दिया है। अभी भारत करीब $6.7 बिलियन का कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस अमेरिका से खरीद रहा है, जहां दोनों देशों के बीच कारोबार बढ़ता जा रहा है। भारत की शिकायत ये है, जनरलाइज्ड सिस्टम्स ऑफ प्रेफरेंसेस के तहत कारोबार में अमेरिका से मिलने वाली छूट ट्रंप के शासनकाल में पिछले साल जून में बंद कर दी गई थी। GSP के तहत 3000 से ज्यादा ऐसे भारतीय प्रोडक्ट्स थे जिसे अमेरिका निर्यात करने पर ड्यूटी नहीं देनी होती थी। भारत के लोगों को उम्मीद है कि नई सरकार GSP को दोबारा लागू कर देगी, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिलेगी। आम भारतीय चाहता है H-1B और L-1 समेत कई दूसरी वीजा पर लगी रोक हटा ली जाए, क्योंकि इस फैसले में अमेरिका में नौकरी की इच्छा रखने वाले भारतीयों के सपने पर पानी फिर जाएगा। आपको बता दें कि दुनिया में सबसे ज्यादा इस वक्त अमेरिका में 44 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं। अप्रैल 2018 के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में रहने वाले भारतीय 1171 करोड़ डॉलर से ज्यादा रकम वापस भारत भेजते हैं। ये राशि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत मायने रखती है। अगर अमेरिका की नई सरकार वीजा पर लगे रोक को हटा लेती है तो न सिर्फ बड़ी तादाद में भारतीय प्रोफेशनल्स को रोजगार मिलेगा, बल्कि इकोनॉमी भी मजबूत होगी। मौजूदा हालात में चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों से निपटने में अमेरिका का सहयोग भारत के लिए बेहद जरूरी है। बराक ओबामा के बाद ट्रंप शासन में हुए सामरिक समझौतों से भारत और अमेरिका की दोस्ती और गहरी हुई है। दिल्ली में हुई 2+2 बैठक में BECA पर हस्ताक्षर कर अत्याधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी, उपग्रह के गोपनीय डाटा और दोनों देशों की सेनाओं के बीच अहम सूचना साझा करने की डील हुई। अमेरिका से खरीदे गए C-17 ग्लोब मास्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर जैसे जंगी हथियार LAC पर आज चीन के खिलाफ काम आ रहे हैं। उम्मीद है कि अमेरिका में नई सरकार बनने के बाद ये रिश्ता और मजबूत होगा। भारत और अमेरिका मिलकर चीन और पाकिस्तान पर नकेल कसने में आगे भी कामयाब होंगे। अब अमेरिका से चीन की ओर बढ़ते हैं, जो LAC पर भारत से बात करने के लिए हवा का रुख भाप रहा है और अमेरिका के नतीजे देखकर ही वो भारत से बातचीत की टेबल पर बैठा है। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी गतिरोध 7वें महीने में प्रवेश कर चुका है। सरहद पर दोनों तरफ हथियारों से लैस 50-50 हजार सैनिक तैनात हैं। तनाव खत्म होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे, लेकिन अमेरिका में वोटिंग खत्म होते ही चीन 6 नवंबर को LAC पर 8वें राउंड की बातचीत के लिए राजी हो गया है। हालांकि भारत ने साफ कर दिया है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की नीति के मुताबिक पहले चीन को पीछे हटना होगा, क्योंकि चीन के सैनिक अब भी पैंगोंग लेक, गोगरा हॉट स्प्रिंग और डेप्सांग प्लेन्स इलाकों में मौजूद हैं। बदले में भारतीय शूरवीरों ने भी पैंगोंग लेक के दक्षिण चुशूल सेक्टर में ऊंची चोटियों से चीन के सैन्य ठिकानों को अपने निशाने पर ले रखा है। अमेरिका में वोटिंग शुरू होते ही चीन भारत के साथ सीमा विवाद पर बातचीत के लिए तैयार हो गया। 12 अक्टूबर को दोनों देशों के सेनाधिकारियों के बीच 7वें दौर की बैठक बेनतीजा रहने के बाद चीन ने गतिरोध खत्म करने के लिए आगे भी बातचीत का रास्ता तो खुला रखा, लेकिन तारीख तब तक तय नहीं की जब तक अमेरिका में नतीजे की तारीख करीब नहीं आ गई।
क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आक्रामक रुख से दोबारा ड्रैगन अमेरिका की हवा का रुख परखना चाहता था। अमेरिका में किसकी सरकार का पलड़ा भारी है उसे भांपना चाहता था। उसके बाद ही भारत के साथ तनाव पर बातचीत की रणनीति तैयार करना चाहता था। हालांकि चीन को यह मालूम है कि नई सरकार चाहे किसी की हो, ड्रैगन के प्रति अमेरिकी रवैये में कोई बदलाव आने की संभावना नहीं है। चीन हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति के लिए खतरा बन चुका है और मित्र देशों के साथ मिलकर अमेरिका ने ड्रैगन पर काबू पाने की ठान ली है। सामरिक संतुलन के अलावा अमेरिका की नई सरकार चीन के साथ कारोबारी रिश्तों में कोई बड़ा उलटफेर करने का खतरा नहीं मोलेगी। शी जिनपिंग को बस यही उम्मीद है कि जिस जो बाइडेन को वो 2013 में अपना दोस्त बताते थे, उनके राष्ट्रपति बनने पर वो पुराने रिश्ते की दुहाई देकर बातचीत का नया सिलसिला शुरू कर कारोबारी समझौते के कांटों को दूर कर सकते हैं। हालांकि ड्रैगन ये बखूबी जानता है कि पिछले 7 साल में विश्व का माहौल बदल चुका है। कभी चीन के दोस्त रहे अमेरिका का रुख बदल चुका है, ट्रंप की चीन नीति बदल चुकी है, तो जो बाइडेन का भी मिजाज बदल चुका है, क्योंकि चीन की असलियत अब दुनिया के सामने आ चुकी है। अब सवाल ये है कि भारत और चीन के बीच 8वें राउंड की बातचीत में ड्रैगन की नीति क्या होगी। पूर्वी लद्दाख में एक तरफ ड्रैगन अपनी जिद पर अड़ा है, तो दूसरी तरफ भारत के जाबाज चीनी सेना की आंखों में आंखें डालकर खड़े हैं। 7वें महीने में पहुंच चुके सामरिक गतिरोध का क्या अंजाम होने वाला है? क्या बात बढ़कर जंग तक पहुंच सकती है, या अमेरिका की हवा भांपकर ड्रैगन अपना दांव बदल सकता है? क्या LAC पर अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश देकर, शांति का संदेश देकर अमेरिका से गर्मजोशी बढ़ाने की जमीन तैयार कर सकता है? पिछले 7 राउंड की बैठकों में भारत ने साफ कर दिया है कि LAC पर तनाव खत्म करने का शी जिनपिंग के पास बस एक ही रास्ता है। चीन को हर हाल में डिसएंगेजमेंट और डीएस्केलेशन करना होगा, यानी कि पूर्वी लद्दाख में उसकी सेना को वास्तविक नियंत्रण रेखा के पीछे लौटना होगा। भारत ने पिछली बार में चीन को फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का विकल्प दिया, यानी चीन के सैनिक जिन इलाकों में घुस आए उन्हें पहले वहां से निकलना होगा, उसके बाद ही भारत की सेना पीछे लौटेगी। लेकिन 7वें राउंड में 11 घंटे की बातचीत के बाद भी चीन इसके लिए राजी नहीं हुआ। इस वक्त चीन की रेड आर्मी पैंगोंग लेक इलाके में भारतीय सीमा में आने वाले फिंगर 8 से लेकर फिंगर 4 तक दखल बढ़ा चुकी है। इसके अलावा डेप्सांग प्लेन्स के वाई जंक्शन और गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाकों में चीनी आर्मी जमी है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों तरफ 50-50 हजार सैनिक तैनात हैं। दोनों देशों के सैनिक हवित्जर टैंक और दूसरे घातक हथियारों से लैस हैं। हिमालय पर हजारों फीट की ऊंचाई पर कड़ाके की ठंड में लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। सरहद पर चीन के दुस्साहस के जवाब में भारत के जाबाज सैनिक पैंगोंग सो के दक्षिण में चुशूल सेक्टर के गुरुंग हिल्स, स्पांगुर गैप, मुखपरी, रेजांगला और रेचिनला की चोटियों पर मौजूद होकर मोल्डो गैरिसन में चीन के सैन्य ठिकानों पर नजर रख रहे हैं। रेड आर्मी की एक गुस्ताखी उस पर बहुत भारी पड़ सकती है। अब दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में हो रहे चुनाव के बाद भारतीय लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की फिक्र की ओर बढ़ते हैं। पूरा विश्लेषण देखिए राहुल सिन्हा के साथ। नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को आज गिरफ्तार कर लिया। अर्नब पर 2018 में एक महिला और उसके बेटे को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप है। लेकिन आज जो मुंबई पुलिस ने किया, उसने पूरे देश में एक बहस छेड़ दी। क्या मुंबई पुलिस की यह कार्रवाई कानून के तहत थी या फिर खुलेआम बदले की यह कार्रवाई थी? पहले आपको बताते हैं कि अर्नब गोस्वामी पर आरोप क्या है। 2018 में 53 साल के इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उसकी मां ने आत्महत्या कर ली थी। अन्वय की पत्नी का आरोप है कि उनके पति ने रिपब्लिक टीवी के स्टूडियो में इंटीरियर का काम किया था। इसमें 5 करोड़ 40 लाख रुपए का भुगतान नहीं किया गया, जिसकी वजह से उनका परिवार तंगी में आ गया। परेशान होकर अन्वय ने अपनी बुजुर्ग मां के साथ
खुदकुशी कर ली। लेकिन सवाल यह उठता है कि 2 साल पहले जो मामला बंद हो चुका था, उस मामले पर अचानक एक सुबह मुंबई पुलिस अर्नब गोस्वामी को उनके घर से खींचती हुई क्यों ले जाती है? अब ये वीडियो देखिए। बताया जाता है कि अर्नब के घर जब पुलिस पहुंची थी, ये वीडियो उस वक्त का है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक पत्रकार के साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा है। यह भी पता चला कि जब अर्नब को मुंबई पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची थी, तब उनके अपार्टमेंट के नीचे पुलिस वाले AK-47 लिए खड़े थे, जैसे वो किसी खूंखार अपराधी को पकड़ने आए हों। अर्नब का आरोप है कि पुलिस उन्हें घसीटते हुए ले गई और जूते तक पहनने का मौका नहीं दिया। Yeah. And I need to make arrangements with my family. So please wait outside. No. You work close to the door. You sign all here. Don't worry. Ma'am, please. Ma'am, please. You put your signature on. तो ताज्जुब की बात है, पुलिस एक पत्रकार को गिरफ्तार करने जा रही है और नीचे AK-47 लेकर के साथ में जा रही है। यहां हम आपको बता दें कि किसी शख्स की गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिशा निर्देश भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने DK बसु मामले में ये दिशा निर्देश जारी किए हैं और इसमें कहा गया है कि गिरफ्तारी के दौरान पुलिस एक आम आदमी को उसके अधिकार बताए और उसके सम्मान को ठेस ना पहुंचाई जाए। यानी सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश बिल्कुल साफ हैं कि अगर किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसके अधिकार उसको जरूर बताए जाने चाहिए और साथ ही साथ उसके सम्मान को किसी तरीके की ठेस नहीं पहुंचाई जानी चाहिए। लेकिन जब हम इस स्थिति में देखते हैं तो हालात हमें दूसरे नजर आने शुरू हो जाते हैं। यहां दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं ये कोशिश की गई कि अर्नब गोस्वामी को एक तरीके से सामाजिक तौर पर उनकी छवि को खराब किया जाए। ये तस्वीरें आपके सामने इस वक्त मौजूद हैं। महाराष्ट्र पुलिस की ओर से गिरफ्तारी के दौरान सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के सिद्धांतों का खुलेआम उल्लंघन किया गया। ऐसा लग रहा था कि अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने के दौरान पुलिस का इरादा उनके सम्मान को ठेस पहुंचाना भी था। अब आगे बढ़ने से पहले इस रिपोर्ट को देखिए, जिसमें आपको पता चलेगा कि गिरफ्तारी के दौरान मुंबई पुलिस का रवैया क्या था। ये तस्वीरें रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के वक्त की है। ये वीडियो अर्नब की ओर से रिलीज हुआ। उसमें पहले पुलिस की टीम और अर्नब के बीच घर के दरवाजे पर बहस होती दिखी। पुलिस की टीम अर्नब को हिरासत में लेने के लिए घर के अंदर घुसी। थोड़ी देर बाद पुलिस ने फिर से अर्नब को अपने साथ ले जाने की कोशिश की। काफी देर की बहस और गहमागहमी के बाद पुलिस की टीम आखिर में अर्नब को खींचते हुए बाहर ले गई। जब उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया तो अर्नब गोस्वामी ने एक बार फिर अपने साथ मारपीट का आरोप लगाया। मुझे मारा गया, पुलिस ने मुझे मारा। अब ये जान लीजिए कि संगीन इल्जामों से घिरी मुंबई पुलिस ने आखिर अर्नब को किस इल्जाम में अरेस्ट किया। See, Arnab Goswami was physically assaulted in his house by 2 police officers, Praveen Patil and Sachin Vaze. Family members were pushed and his house was cordoned off for 3 hours. उसकी वजह है ये सुसाइड नोट। ये एक इंटीरियर डिजाइनर का सुसाइड नोट है और अर्नब पर उसे सुसाइड के लिए उकसाने का इल्जाम है। लेकिन ये मामला आज का नहीं बल्कि 2 साल पहले का है। 2018 में 53 साल के इंटीरियर डिजाइनर अनवय नाइक और उसकी मां ने आत्महत्या कर ली थी।
आरोप है कि अन्वय ने रिपब्लिक टीवी के स्टूडियो में इंटीरियर का जो काम किया था उसके एवज में अर्नब ने 83 लाख रुपए का पेमेंट नहीं किया था। इस वजह से आर्थिक तंगी से परेशान होकर अन्वय ने अपनी मां के साथ खुदकुशी कर ली थी। 2018 में अलीबाग पुलिस ने केस दर्ज किया था, लेकिन 2019 में इसे बंद कर दिया गया। इसके बाद मई 2020 में महाराष्ट्र सरकार ने सीआईडी जांच के आदेश जारी किए। इसी वजह से अर्नब की गिरफ्तारी को बदले की कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है और सियासत शुरू हो गई है। पुलिस स्टेशन से जब अर्नब को पेशी के लिए कोर्ट ले जाया गया तो वहां बीजेपी ने प्रदर्शन किया। अर्नब गोस्वामी जी के साथ आज जो हुआ है, ये पत्रकारिता के जगत के लिए एक काला दिन है। उनके माइनर बेटे के ऊपर अटैक करना, उनके घर में से उनको घसीट कर ले जाना, और वह भी एक ऐसे केस में जिसको 2018 में क्लोजर मिल गया था। कानून से बड़ा कोई नहीं है और महाराष्ट्र पुलिस जो भी कानूनन कार्रवाई है, कायदेशीर कार्रवाई है, उस प्रकार से कानूनन कायदेशीर कार्रवाई करेगी। ताज्जुब की बात यह है कि इस मामले में महाराष्ट्र की रायगढ़ पुलिस कोर्ट में अपना एक रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया था कि आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले, जिसके बाद इस मामले को बंद कर दिया गया। तो क्या आज मुंबई पुलिस को इस मामले में कोई ठोस सबूत मिल गए, या फिर अपने खिलाफ हो रही कवरेज के जवाब में पुलिस ने कानून को हथियार की तरह इस्तेमाल किया? सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर अर्नब गोस्वामी महाराष्ट्र सरकार और पुलिस की आलोचना कर रहे थे। इस सब के बीच अचानक मुंबई पुलिस कमिश्नर ने टीआरपी स्कैम को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें अर्नब के चैनल पर टीआरपी घोटाले का आरोप लगाया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एफआईआर में नाम टीवी टुडे ग्रुप का निकला। इसके कुछ दिन बाद ही मुंबई पुलिस ने अर्नब के चैनल से 1000 से ज्यादा कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज की और आज अर्नब को ही गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन यहां हम ये साफ कर दें कि कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है। अगर अर्नब ने कोई गुनाह किया होगा तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल ये कि क्या मुंबई पुलिस ने यह कार्रवाई सजा दिलाने के लिए की? यहां से एक बड़ा सवाल यह भी कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों, लोगों के अधिकारों की आवाज बनने वाले पत्रकारों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए क्या कोई व्यवस्था है? एक पत्रकार जब खबरों की खोज में अपने घर या दफ्तर से बाहर कदम रखता है तो उसे अपने अंजाम की फिक्र नहीं होती। उसे फिक्र होती है सिर्फ और सिर्फ सच सामने लाने की। लेकिन इसमें अनगिनत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सफेद पोश लोगों से लेकर डॉन और माफियाओं की धमकियां झेलनी पड़ती हैं। तो कभी जनता के आक्रोश का भी सामना करना पड़ता है, कई बार तो जान पर बन आती है। आईपीआई यानी इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट के मुताबिक इस साल अब तक दुनिया भर में 26 पत्रकारों की हत्या हुई। पिछले 5 साल की बात करें तो यह आंकड़ा 355 है। भारत में इस साल पत्रकारों के मर्डर के 2 मामले सामने आए हैं और पिछले 5 साल में 20 पत्रकारों की हत्या हुई है। ज्यादातर पत्रकारों की हत्याओं के पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ उनकी पत्रकारिता थी। सीपीजे यानी कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के एक अध्ययन के मुताबिक बीते 5 साल में भारत में पत्रकारों पर 200 से ज्यादा गंभीर हमले हुए हैं। तो कई पत्रकारों को कानूनी जाल में फंसाकर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट के मुताबिक भारत में 2014 से 2019 के बीच 11 पत्रकार गिरफ्तार किए गए। 2020 यानी इस साल की बात करें तो RRAG यानी राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ लॉकडाउन के दौरान ही कोरोना महामारी की कवरेज के लिए 25 मार्च से 31 मई के बीच 55 पत्रकारों को या तो गिरफ्तार किया गया या फिर केस दर्ज किया गया या फिर सम्मन जारी किए गए। यही वजह है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में मीडिया की दशा और आजादी पर सवाल उठते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत इस बार 180 देशों में 142वें स्थान पर आ गया है। भारत में मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। आपने ये शब्द कई बार और सुना होगा और कई बार इसको कहा भी होगा। लेकिन क्या आपको यह पता है कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ की शुरुआत कहां से हुई थी? ऐसा माना जाता है कि 1841 में ब्रिटिश इतिहासकार थॉमस कैरल ने अपनी किताब ऑन हीरोज हीरो वर्शिप
एंड द हीरोइक इन हिस्ट्री में पहली बार मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताया था। वैसे आपको यह भी पता होना चाहिए कि हम लोकतंत्र के जिन 4 स्तंभ का जिक्र करते हैं वो सिद्धांत ब्रिटिश और अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था को मिलाकर लिया गया है। लोकतंत्र के 3 स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका हैं और इन तीनों पर बाहर से नजर रखने की जिम्मेदारी मीडिया की होती है। यानी मीडिया का काम विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की अच्छी और खराब दोनों बातों को लोगों के सामने रखना होता है। ऐसे में कई बार पत्रकार सच का सामना रखते हुए मुश्किलों में भी पड़ जाते हैं, लेकिन अपना कर्तव्य पूरा करने के दौरान पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा को लेकर संविधान या कानून में कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि इस मामले में सांसदों और विधायकों को कानून में कई तरह के विशेषाधिकार दिए गए हैं। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत जब सदन चल रहा हो या सदन के शुरू या स्थगित होने के 40 दिन तक सिविल मामलों में सांसदों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यही नहीं, आपराधिक मामलों में गिरफ्तार करने से पहले पुलिस को सदन के अध्यक्ष को बताना जरूरी होता है। जज भी अपना काम बेखौफ होकर कर पाएं, इसके लिए भी बाकायदा एक कानून है, जिसके तहत न्यायपालिका से जुड़ी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए जज किसी भी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई उन पर नहीं की जा सकती। किसी भी जज को किसी निजी मामले में गिरफ्तारी से पहले पुलिस को डिस्ट्रिक्ट जज या हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को बताना जरूरी होता है। लेकिन पत्रकारों के लिए ऐसा कोई कानून नहीं है। भारत में इस वक्त कितने पत्रकार हैं, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, क्योंकि भारत में पत्रकार बनने के लिए ना तो कोई डिग्री लेना अनिवार्य है और ना ही पत्रकार बनने के बाद किसी संगठन या रेगुलेटरी बॉडी में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। एक जॉब पोर्टल के मुताबिक भारत में पत्रकारों की औसत आय करीब 22,000 रुपये महीना है, जो कि अन्य सेक्टर्स के मुकाबले काफी कम है। लेकिन यह भी सच है कि एक सच्चे पत्रकार के लिए पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण लोगों का भरोसा और सच सामने लाना होता है। एडिटर गिल्ड ने अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर आज कड़ा ऐतराज जताया है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने उन्होंने इस पूरे हमले की निंदा की है, इस पूरे मामले की निंदा की है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र के सीएम को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि गोस्वामी के साथ उचित व्यवहार किया जाए और मीडिया द्वारा महत्वपूर्ण रिपोर्टिंग के खिलाफ राज्य शक्ति का उपयोग नहीं किया जाए। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की ओर से भी घटना की निंदा और महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की गई है और इसे पत्रकारों के खिलाफ राज्य सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग करार दिया गया है। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने भी इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच का गला घोटने वाला कृत्य बताया है। महाराष्ट्र सरकार पर पुलिस फोर्स का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। टीवी 9 भारतवर्ष भी किसी भी एजेंडे वाली पत्रकारिता से सहमत नहीं है। हम मुद्दों को सनसनीखेज नहीं बनाते, आक्रामक और मुखर होने का अंतर समझते हैं। इसलिए देश का कानून चाहे मीडिया हो या पुलिस, सबके लिए सर्वोच्च है। हमारा मानना है कि सही सही है और गलत गलत। अगर किसी गलती की प्रतिक्रिया में दूसरा गलत काम किया जाए तो वो पहले गलत काम को न्याय संगत बना देता है। और अब आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं फिक्र हेडलाइंस। यूएस इलेक्शन में बाइडेन और ट्रंप के बीच दिलचस्प हुआ मुकाबला। बाइडेन को 238 तो ट्रंप को अब तक 213 इलेक्टोरल वोट मिले। फाइनल नतीजों से पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने जीत की भरी हुंकार, बोले कई राज्यों में जो बाइडेन का सफाया, समर्थकों को सेलिब्रेशन के लिए तैयार रहने को कहा। जो बाइडेन को भी अपनी जीत पर पूरा भरोसा, समर्थकों से कहा विश्वास रखिए हम जीत रहे हैं। ट्रंप बोले कई जगह हो रहा है फ्रॉड, जाएंगे सुप्रीम कोर्ट।